नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे विवादित बोल के सियासत की। देश में नेताओं का विवाद और उनकी भाषा का गिरता स्तर किसी से छुपा हुआ नहीं है। जनसभा से लेकर टीवी की डिबेट तक और विधानसभा से लेकर संसद तक कई नेताओं के बयान सुर्खियों में रहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहने के कुछ दिनों बाद उनके बेटे और पूर्व मंत्री प्रियंक खड़गे ने अब पीएम मोदी को नालायक कहा है। प्रियंक खड़गे ने लोगों को संबोधित करते हुए पूछा, ऐसा नालायक बेटा बैठा तो कैसे होता भाई। उन्होंने ये भी कहा, हम जो कह रहे हैं वो ये है कि उन्होंने खुद को बंजारा समुदाय का बेटा बताया और आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा किया। क्या बंजारा समाज के साथ अन्याय नहीं हुआ? इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भाषण देते हुए पीएम मोदी को जहरीला सांप करार दिया और इस पर कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। आप सोच सकते हैं कि ये जहर है या नहीं। यदि आप इसे चाटते हैं तो आप मारे जाएंगे। हालांकि इसके तुरंत बाद ही जब बयान का विरोध हुआ तो उन्होंने अपनी सफाई भी दी और कहा कि उनका बयान व्यक्तिगत तौर पर पीएम मोदी के लिए नहीं था, वो तो भाजपा की विचारधारा पर बात कर रहे थे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक ने ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण मूल रूप से भारत के नहीं हैं, सभी ब्राह्मण रूस से भागकर भारत आए हैं और उनके इस बयान के बाद अब बवाल मच गया है। आरजेडी की राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने शनिवार को सुपौल में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए दावा किया कि ब्राह्मण मूल रूप से रूस और अन्य यूरोपीय देशों के निवासी हैं और भारत आकर बस गए हैं। ब्राह्मण हमें विभाजित करने और शासन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उन्हें यहां से भगा देना चाहिए। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की थी। वहीं अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने नेहरू गांधी परिवार में हुई मौतों को लेकर टिप्पणी की। रामपुर नगर पालिका चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने कहा कि मैं इंदिरा गांधी का जमाना देख चुका हूं। राजीव गांधी की सरकार में सबसे ज्यादा सांसद थे, लेकिन देखिए कैसे उनके शरीर का एक टुकड़ा नहीं मिला। संजय गांधी जैसे लोग आसमान में उड़ते हैं लेकिन टुकड़ों में पाए जाते हैं। खान ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा, ये 40-42 साल के राजनीतिक जीवन का अनुभव है। पुलिस वाले बदल जाएंगे। जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घर के दरवाजे तोड़ दिए और जिन्होंने तुम्हें ठोकर मारी है, वो यहाँ खड़े होकर तुम्हें इस बूट से सलाम करेंगे। तो इन्हीं विवादित बयानों को लेकर लगातार विवाद हो रहा है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। राजेश सिंह, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अरुणेश जी आपसे ही है कि राजनीतिक भाषा या पॉलिटिकल डिस्कोर्स का जो पैमाना आपने ताना है उसे कितना नीचा गिराने की ठानी है आप लोगों ने, कि लगातार विवादित बोल रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं। इसके सहारे आप क्या पाना चाहते हैं कर्नाटक? देखिए वक्ता जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाया है। तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से विफल साबित हो चुकी है। इनके नेता पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, इनकी रैलियों में लोग आना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से ये इस तरह के मामलों को फूल देकर विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे हैं। अरे वो लोग हमें सदाचार का पाठ ना पढ़ाएं। जो लोग सोनिया जी के लिए, रेणुका जी के लिए इस तरह की बातें करते हैं, सोनिया जी के लिए किस किस तरह की टिप्पणियां जो है की गई हैं, वो भी सबको पता है, सर्वविदित है। और गाली गलौज करने में सबसे आगे अगर कोई रहता है तो बीजेपी के लोगों को बिल्कुल डिग्री और सर्टिफिकेट मिला हुआ है गाली गलौज करने में। हाँ, पहली बार इनको इस तरह की भाषा सुनने को मिल रही है, तो इस वजह से ये लोग थोड़ा सख्ते में हैं। ये लोग ये सोच रहे हैं कि भाई बीजेपी को तो आदत है गाली गलौज करने की। आपकी बातों को हम मान लेते हैं अरुणेश जी, लेकिन आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये कैसे चलेगा? कर्नाटक का जो आप झंडा बुलंद करना चाहता है, मुद्दे तो कई हैं आपके पास कर्नाटक में उठाने के लिए। फिर ये जो विकास का मुद्दा था, हिंदुत्व का मुद्दा था और बाकी के मुद्दे थे, ये सांप से लेकर और कर्नाटक में पहुंच चुके हैं।
और आप पहली बार की बात कर रहे हैं, कितने बारों की बात मैं गिनाऊं आपको, आपकी तरफ से भी ऐसी बयानबाजी की गई है? ये मुझसे सवाल किया है? जी बिल्कुल अरुणेश जी, आपसे ही है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रही हैं आप। आपको कांग्रेस के बयान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी का बयान आपको नहीं दिखाई दिया। नहीं योगी सर, आदित्यनाथ जी का सबके बयान आपको दिखाई दिए हैं, उसके बाद मैं बीजेपी से सवाल देखिए करूंगी, मैडम, लेकिन मेरा पहले सवाल आपसे है। देखिए, मैं निराधार बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। आपने शुरू में इतनी बातें चलाई कि कांग्रेस के नेता ने जदयू ने, लेकिन आपने शुरुआत में कहीं ये नहीं बताया कि अमित शाह ने कर्नाटक में क्या बोला, योगी आदित्यनाथ जी ने कर्नाटक में क्या बोला, दिल्ली में जब दंगे भड़काए, कपिल मिश्रा जी आए दिन किस तरह की, प्रवेश वर्मा जी इनके जो सांसद है बीजेपी के, वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और इनके जो तमाम नेता हैं वो हर जगह जाकर हिंदू मुस्लिम करते हैं। आपने उस तरफ तो कोई भी बात नहीं बोला। अरे सर, आप जिस सवाल का जवाब आपसे पूछा जा रहा है, जिस मुद्दे पर मुझे बात करनी है, मैं बीजेपी से करूंगी। आपसे जिस मुद्दे पर की है उस बात पे मैं करूंगी ना। नहीं, आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये एक तरफा है। आप पूरी डिबेट खत्म हो गई क्या? बीजेपी से मैंने सवाल ले लिया क्या? आपने आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, आपके पास मैं आऊंगी। राजेश जी, अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि उन्हें 91 बार गालियां दी गई हैं लगातार, उन्होंने कई शब्द उसमें इस्तेमाल किए कि नीच, भस्मासुर, मौत का सौदागर, औकात वगैरह वगैरह, तो ऐसे में कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है कि कई तरीके की बातें उसके लिए भी कही गई हैं, जिस तरीके की कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, विश कन्या। तो जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो दोनों तरफ से चल रही है, फिर आप एक तरफ से इस बात को लेकर क्यों चल रहे हैं? देखिए, ये जो भारत की भूमि है वो अपने मूल स्वरूप में कर्म भूमि है। ये न तो जाति भूमि है और न तो भोग भूमि है, यह कर्म भूमि है, योग भूमि है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतों और आधारों पे आधारित राजनीतिक दल है। हम सिद्धांतों की बात करते हैं, हम आदर्शों की बात करते हैं, और हमारे जो प्राचीन मनीषी रहे हैं और भारत की जो सनातन परंपरा और मूल परंपरा रही है, हम लोग उसी पे चलने वाले लोग हैं। सर, अभी तो जो सनातन परंपरा की बात कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए तो ये सवाल आपसे किया गया है। नहीं पूजा जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के अंदर, चाहे वो पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे जो बूथ का एक अध्यक्ष होता है, सबके अंदर फूट कर राष्ट्र की भावना भरी रहती है, सबके अंदर भारत माता की जय भरा रहता है। हम लोग सभी पूरे भारतवासियों को भारत माता के संतान समझते हैं और उसी मूल तत्व पे हम लोग काम करते हैं कि सभी भारतवासी भारत माता की संतान है। तो सर, अभी फिलहाल तो कर्नाटक के चुनाव को आपने गालियों पे ही सीमित कर दिया है, उसी हिसाब से चल रही है राजनीति। नहीं, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए पूजा जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अब राहुल गांधी जी पूरे ओबीसी समाज को गाली देते हैं, पूरे ओबीसी समाज को कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि पूरा ओबीसी समाज भ्रष्टाचारी है। नहीं तो सर, इस बात की रेस लगी है क्या? इस बात की रेस लगी है कि कांग्रेस ने गाली दी तो बीजेपी भी गाली देगी, तो गालियों से क्या जनता के दिल तक आप दरवाजा खोलेंगे? नहीं पूजा जी, मैं तो वो बताता हूँ कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। ये भारत को तोड़ना चाहते हैं। भारत की एकता और अखंडता से उनको प्रेम नहीं है, उनको सत्ता से प्रेम है, और वो फूट डालो राज करो की राजनीति शुरू से ही करते चले आ रहे हैं, वही राजनीति आज भी करते हैं। वो चाहते हैं, जब वो मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, तो केवल मुसलमान की बात करते हैं। जब हिंदू की बात करते हैं तो जातियों की बात पे आ जाते हैं। राजेश जी, आप ये कहना चाहते हैं आपकी तरफ से इस तरीके की कोई भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है? नहीं, देखिए, हम बताते हैं कि इन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया है। हम उस चीज को बासनगोड़ा पाटिल कौन है, बता दीजिए। बासनगोड़ा पाटिल कौन है? पूजा जी, जवाब दे दीजिए आप। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। अब जनता समझ चुकी है, चाहे जनता समझ चुकी है। आप सवाल का जवाब तो बताइए राजेश जी, बासनगोड़ा पाटिल कौन है?
तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति से पूरे देश की जनता ऊपर उठ चुकी है और अब वो नहीं चाहती कि अब आप तुष्टीकरण का विषाद पूरे देश में बिछाइए। 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का साजिश सर, चल आप रहा मुद्दे था। से भटक रहे हैं सर, आप यहाँ उस बात हो साजिश रही है को- सर, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सवाल का जवाब मैं जो चाह रही हूँ आप नहीं दे रहे हैं, आप कहीं और का मुद्दा उठाकर यहाँ जोड़ रहे हैं। बात जिस हिसाब से जिस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है आप उस पर रहेंगे तो बेहतर होगा, बेहतर बात हम कर पाएंगे। नहीं पूजा जी, मैं वही कहता हूँ ना कि भाई इनके जो चाहे ऊपर के नेता हो चाहे नीचे के नेता हो, ये हमेशा ऐसी बातें करेंगे जो भारत को तोड़ने वाली बातें ठीक है, होती ठीक है, ठीक। अरुणेश जी, हमेशा वही बातें करते हैं। लगातार इस बात को कहा जा रहा है, हमेशा आप वही तरीके की बातें करते हैं जिससे भारत को तोड़ा जाए। क्या ये एक प्रयोग माना जाए? आप लगातार इस तरीके का प्रयोग करते हैं। आपने जब गुजरात इलेक्शन हुए तभी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उसमें भी आपको नुकसान हुआ, तो बार बार इस तरह का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप अरुणेश जी? अरुणेश जी, आपको आवाज पहुंच पा रही है? राजेश जी, मैं आपसे जिस सवाल का जवाब चाहती हूँ आप वो सवाल का जवाब दीजिए ना। उनसे तो मैं पूछ ही लूंगी कि वो क्या कर रहे हैं, भारत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो जनता देख रही है, जनता के सामने सब आएगा। कौन भारत जोड़ रहा है, कौन भारत तोड़ रहा है, कौन मोहब्बत बरसा रहा है, कौन नफरत की आग में झुलसा रहा है, वो सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन अगर बात विवादित बयानों को लेकर की जाए तो क्या आपने ये एजेंडा तय किया है कि ऐसे आप कर्नाटक को जीतेंगे? बासनगौड़ा पाटिल कौन है, बता दीजिए एक बार। करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको समझिए पूजा जी कि हमारा जो मूल सिद्धांत है, भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है, सिद्धांतों और आदर्शों की राजनीति करने वाले लोग हैं। हमारे जमीन से जुड़े नेता हों, हमारे प्रदेश स्तर के जो नेता है, हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है, वो सभी लोग केवल आदर्शों की बात करते हैं, सिद्धांतों की। हमारे जो प्राचीन परंपरा, सनातन परंपरा है, हम उसी आदर्शों पे चलने की कोशिश करते हैं और हम पूरे भारतवासी को भारत माता का संतान समझते हैं और सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है अरुणेश जी, वाले लोग हैं। अरुणेश जी, लगातार आप पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप भारत को तोड़ने की बात करते हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं, तो ये वाकई में एक इसे प्रयोग समझा जाए? क्योंकि लगातार जिस तरीके की भाषा का, दोनों तरफ से, किसी एक तरफ की बात नहीं कर रही हूं मैं, आप समझकर जवाब दीजिएगा, दोनों तरफ से इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। लेकिन ये जो प्रयोग आप कर रहे हैं ये आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह बनता जा रहा है। गुजरात इलेक्शन की बात करूं तो उस वक्त भी कांग्रेस की तरफ से ऐसी ही भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया गया था और क्या नुकसान हुआ वो आपके सामने है। तो बार बार ये प्रयोग करने के पीछे की वजह जान सकते हैं? देखिए, पहले मैं राजेश जी की दो बातों का जवाब देना चाह रहा हूँ। राजेश जी, सनातन परंपरा जो हमारी है इसको बदनाम करने का प्रयास ना करें। ठीक है। बीजेपी कभी भी सनातन परंपरा का अनुसरण नहीं करती है। बहन बेटियों का जो उनका अपमान करने में सबसे आगे बीजेपी रहती है। कन्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल की। एक जो इन उनके आरोप लगाए गए तक है सवाल नहीं, यौन शोषण के भूषण जी थे, तो हमसे ऐसा करें आप। बात जो रही, जो आप कह रहे हैं तो गाली गलौज की परंपरा है, तो इन्हें ईंट पत्थर से दे रहे। आप कहेंगे कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार आई, हिंदू मुस्लिम, योगी आदित्यनाथ वहां में हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो के जो कर्नाटक बातें हैं कि कर्नाटक में इस तरीके से आपने 40 तो है टैक्स का। लगातार आप एक ही बात कह रहे हैं अरुणेश जी, जिस सवाल का जवाब मैं आपसे चाह रही हूँ वो सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। बार बार इसी बात को लेकर मैं सवाल कर रही हूँ कि कर्नाटक में लगातार जो विवादित बयान कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं उसको आप किस तरह से देखेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो बयान दिया गया है क्या वो उचित है? देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सही माना जाए? देखिए, तो बताना चाह रहा हूँ, ध्यान रखना चाहिए। अरे जी, यही के कितनी बार गालियां दी गई के साथ मुझे 91 बार 92 बार गालियां दी गई। जब
पद पे हैं, आप प्रधानमंत्री जैसे पद पे हैं, तो पसंद करेंगे और करेंगे। प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कभी प्रधानमंत्री का इस तरह से बचकाना बयान नहीं आया। और दूसरी साहब की तो खड़गे साहब को भी बोल दिया था, जो बयान उनका आया प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं, की जो विचारधारा है, अच्छा, सांप्रदायिक, यानी कि ठीक है, आप अपना जवाब पूरा कीजिए, फिर मैं आपसे एक सवाल इसी विचारधारा को लेकर करना चाहूंगी। जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो साल से बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी ने वहां पे ना तो रोजगार की दिशा में कोई काम किया है, ना भ्रष्टाचार में कोई काम किया है। वहां पे बेरोजगारी बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार चरम पे है, और जो तब सुविधाओं से लेके समस्याएं हैं उन जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। कि बीजेपी और मंत्री लोग हैं पार्टी छोड़ के भाग गए, अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं संभाल के रख पाए, वो भी पार्टी छोड़ के भाग गए। वहां सिर्फ एजेंडा ये चला रहे हैं, सांप्रदायिक एजेंडा, धार्मिक एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ इस वजह से एजेंडा ये चला रहे हैं कि कहीं इनकी जो ये काठ की आंडी बार बार चढ़ाना चाहते हैं, वो काठ की आंडी इनकी कर्नाटक में फिर चढ़ जाए। लेकिन कर्नाटक की जनता समझदार है, कर्नाटक की जनता इस बार सिर्फ कांग्रेस पे भरोसा करेगी, और आप देखना 150 से ज्यादा सीटें कर्नाटक की जनता 13 मई को बता देगी कर्नाटक की कि वो कितनी समझदार है, कितनी उसमें अक्ल है, वो साबित करेगी 13 मई को। लेकिन जिस बीजेपी की आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप विचारधारा की बात कर रहे हैं, लगातार बीजेपी उसको लेकर कहती रही है कि उसकी जो आइडियोलॉजी है, अगर आपने उस पर सवाल उठाया है, वो राष्ट्र प्रथम है, तो क्या ये माना जाए आपने पूरे हिंदुस्तान को गाली दी है, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं? आप किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं? जिस राष्ट्र की बीजेपी बात करती है। बहन, बीजेपी के साथी से मैं सवाल कर रहा हूँ, जहाँ बहन बेटियों पे जो दुराचार करने वाले हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। पुलिस इनके खिलाफ एफआईआर नहीं लिख रही है। सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद पुलिस को एफआईआर लिखनी पड़ी। आप किस जो है वो विचारधारा की बात करते हैं? पहले किसान 13 महीने बैठे रहे दिल्ली के बॉर्डरों पे, फिर प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी पड़ी। अब पहलवान जंतर मंतर पे बैठे हुए, जब ये पहलवान, ये देश के बच्चे जो है मेडल लेके आते हैं, तब तो आप पहुंच जाते हैं साहब फोटो खिंचवाने के लिए, तब इनको बुला लेते हैं साहब, कहते हैं ये हमारे देश का मान है। अब जब ये जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, तब आप प्रधानमंत्री जी के कार्यालय की तरफ से कोई नहीं पहुंच रहा है कि हाँ भाई आप क्यों बैठे हो, क्या आपकी समस्या है, चलिए आप आइए, हमसे बात कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इस तरह के दोहरे पैमाने नहीं चलेंगे। देखिए वक्ता जी, एक दो बार नहीं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को 91 बार गाली दिया गया है। आप बस यही गिनते रहिए, 91 बार गालियां दी गई, 92 बार गालियां दी गई। आप ये भूल जाते हैं कि गांधी परिवार को कितनी बार गालियां दी गई। अरुणेश जी जवाब ले लीजिए। लगातार कांग्रेस की तरफ से बोला जा रहा है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने है, जिस पर काम करना चाहिए उस पर काम नहीं करती है। काम नहीं चलेगा। ठीक है, जवाब दे दीजिए। देखिए वक्ता जी, हिटलर से तुलना किया गया है, जहरीले सांप कह रहे हैं। सोनिया जी ने क्या क्या कहा था? तो सोनिया जी के लिए आपके नेताओं ने क्या कहा? विस्कन्या कहा, एक मिनट रुकिए ना राजेश जी, एक मिनट आप रुकिए पहले ना। ये तो देखिए कि बहन बेटियों के लिए, बहू के लिए इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे। अरुणेश जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया है, अब आप जवाब ले लीजिए राजेश जी से। जी केवल इतना ही नहीं, मोदी जी के पिताजी को भी नहीं छोड़ा गया, मोदी जी के जाति और समाज को भी नहीं छोड़ा गया, गुजरात को भी नहीं छोड़ा गया। मतलब ये लोग प्रधानमंत्री जी को गाली देते थे तो देश को भी गाली देना शुरू कर देते हैं। अभी इनके राहुल जी जाकर के विदेश में कह रहे हैं कि लोकतंत्र भारत के खतरे में आ गया, पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं, चाइना को शांतिप्रिय देश बता रहे हैं। अरे भाई, आप देश के दुश्मनों को कह रहे हो कि वो शांतिप्रिय है, पाकिस्तान की तुलना भारत के राजेश जी, हर पार्टी अगर इसी रेस में लगी रहेगी कि सामने वाला क्या कर रहा है उसी को जवाब देने के लिए आप भी वैसे ही करेंगे, तो फिर जनता के लिए कौन सोचेगा? आप जनता के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नहीं वक्ता जी, हमने पहले से कहा कि भारत एक कर्मभूमि और योग भूमि है। प्रधानमंत्री मोदी जी उसका एक अच्छा उदाहरण है। तो अपने कर्म से साबित कर रहे हैं
जनता क्या चाहती है, जनता के क्या करना है, वो गाली देते रहे। ये इतना गाली देंगे ना, प्रधानमंत्री जी के लिए इतना आशीर्वाद बन जाता है। जनता उस चीज को देखती है। अब उनके पिताजी को गाली दीजिए, उनके माता जी को कटघरे में आपने खड़ा कर दिया, उनके समाज के पूरे ओबीसी समाज को आपने गाली दिया, लेकिन जनता उसको देख रही है। और अरे इतने ओबीसी समाज के आप हितैषी हैं, तो ओबीसी आरक्षण सभी राज्यों में क्यों नहीं लगा दिया जाता है? मध्य प्रदेश में लेके मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहाँ पे 14% से 27% ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं लगा रहे हैं? सचिवालय में एक भी ओबीसी सचिव नहीं है। सचिवालय में एक भी ओबीसी सचिव नहीं है। ये ओबीसी का जो है ये राग अलापना बंद कर दीजिए। और राहुल जी ने सिर्फ नीरव मोदी और जो 3-4 व्यापारी मित्र जो प्रधानमंत्री जी के पैसा देके भागे उनके लिए बोला था। अवनीश जी, तो क्या जाति के तौर पर आप अब कर्नाटक को जीतना चाहेंगे? पहले गाली गलौज की बात हो रही थी, अब आप कह रहे हैं कि जाति के तौर पर ओबीसी को आप बीच में लेकर आ रहे हैं, कभी मुस्लिम समुदाय को आप बीच में लेकर आ रहे हैं। अब जातिगत तौर पर क्या कर्नाटक को या किसी सत्ता को जीता जाएगा? जनता तो बराबर है ना? बिल्कुल बराबर है। हमारे आप मुद्दे देखिए, हमने रोजगार की बात की है। सर, अगर मुद्दे देखे जाते हैं तो शायद ये गाली गलौज तक बात नहीं पहुंचती। महिलाओं को सहूलियत देने की बात की है, हमने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है, हमने गरीबों को 10 किलो चावल देने की बात की है। हमारे मुद्दे देखिए पहले आप। बीजेपी के पास क्या मुद्दा है? हिंदू मुस्लिम के अलावा बीजेपी के पास पूरे देश में कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरे पास वक्त कम है, राजेश जी बता दीजिए क्या मुद्दे हैं आपके पास, किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं? इतने महिला हितैषी है तो ब्रजभूषण शरण सिंह पे अब तक इनका कोई स्टैंड क्यों नहीं है? ठीक है, मुद्दे से मत भटकिए। अभी यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह की बात नहीं हो रही है, मुद्दा हमारा कुछ और है। जी राजेश जी। देखिए वक्ता जी, 70 साल तक इन्होंने देश को लूटा। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई लूटने का समय समाप्त हो चुका, अब कार्य करने का समय है। अब गरीबों को आवाज देना है, महिलाओं को। अरे भैया रुले जी, आप हमको बोलने दीजिए ना, आप अपनी बारी में इन्हीं को बोलेंगे तो नहीं सुनी जाएगी। जी कहिए वक्ता जी। अब लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास मिल रहे हैं। महिलाओं का मान सम्मान, जो वो खेत में जो शौच जाती थी ना दिन में, वो उनका कभी ध्यान नहीं किया। आज हर खेतों को शौचालय मिल रहा है, मिल रहा है, किसी को उनके खेत में पैसा मिल रहा है, वो काम हो रहा है, बन रही है। ठीक है, ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा अगर मुद्दों पर ही सभी पार्टियां ध्यान दें, न कि भाषा का स्तर गिराकर आप जनता के सामने जाएंगे तो जनता उसी तरीके का जवाब आपको देगी और ये आने वाले वक्त में साफ भी हो जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।